बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आज हमारा टॉपिक है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर प्ल्यूटेंट्स इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जो कि केमिकल और जो दूसरे प्ल्यूटेंट्स होते हैं उनका इन्वायरमेंट में जो है वो उनकी टोटल स्टडी करती है कि प्ल्यूटेंट्स का और केमिकल्स का माहौल के साथ क्या इंट्रैक्शन होता है। इस ब्रांच को हमने क्या कह देना कि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। दूसरी बात, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और कुछ स्टडी करती है। सबसे पहले ये स्टडी करती है सोर्सेज ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। जहरीले मादे जो हैं उनका माहौल के साथ क्या इंट्रैक्शन है। टॉक्सिक मटेरियल के बारे में हमें जो है वो सोर्स भी हमने स्टडी करने होते हैं और मुकम्मल तौर पे उसकी स्टडी करनी होती है। रिएक्शन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल के जो टॉक्सिक मटेरियल है उनका क्या रिएक्शन होता है माहौल में। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस और केमिकल के जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन को भी हमने जो है वो स्टडी करना होता है कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो सकते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हमने क्या चीज़ पढ़नी है कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये लफ्ज़ एटमो से निकला है, जैसे कि एटमो का मतलब एयर और स्फीयर का मतलब प्लेस। ऐसा एरिया जहाँ पर हवा है उन सारे माहौल की स्टडी को जो है वो हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ पर भी हवा मौजूद है ज़मीन की सतह के ऊपर तो उस उतने हिस्से को हमने क्या कह देना है, एटमॉस्फेयर कहना है। दूसरा है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो मीन वाटर एंड स्फेयर मीन प्लेस। तो वो सारी स्टडी जो ज़मीन के ऊपर पानी की स्टडी, यानी कि जितना पानी है उस सारे एरिए की स्टडी अगर हम कर रहे हो जहाँ जहाँ पर भी पानी है तो उस सारे एरिया को हमने मजमूई तौर पे कह देना है कि हाइड्रोस्फीयर। तीसरा आता है लिथोस्फीयर। अब लिथो मीन्स अर्थ सॉइल, यानी कि वो मटेरियल जहाँ पर अर्थ है, जो ज़मीन है, यानी कि मिट्टी हो गए, पहाड़, चट्टानें, यानी कि जो भी ज़मीन का सॉलिड हिस्सा है, पानी के अलावा सॉलिड हिस्सा है, रेगिस्तान, डेजर्ट, जो भी सारा कुछ आता है वो सब का सब लिथोस्फीयर में आता है। और लास्ट पे हमारे पास है बायोस्फीयर। अब बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हिस्सा जहाँ पर जानदार रह रहे हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो सहरा हो, चाहे वो जो है वो पहाड़ हो, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी ज़िंदगी है वहाँ की स्टडी को हमने, या वहाँ के ग्लोब को हमने, या वहाँ के पार्ट को हमने क्या कह देना है कि ये बायोस्फीयर है। अब जो कंपोजिशन है हमारे पास एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है, इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास है। एक है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है। लेकिन नाइट्रोजन जो परसेंटेज के लिहाज से तकरीबन 78% है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.03% है। इसके अलावा जो ट्रेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ H2CH4, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, ठीक है, इसी तरीके से नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, यानी कि नोबल गैसेस, ये ट्रेसेस की फॉर्म में मिलती है। मतलब ये कुछ हद तक हवा में ये भी मिलती हैं। अब जो ट्रेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, नमी की भी, ऑफ वाटर वेपर वन आल्सो प्रेजेंट। असल में जो वाटर के वेपर्स हैं ये भी हवा में शामिल होते हैं, ये भी एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा होते हैं। तो ये टोटल जो है ये कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की। अब थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की मोटाई कितनी है, कितनी जो है ना ये ज़मीन से ऊपर कितनी है। अब एटमॉस्फेयर इज़ अबाउट 100 किलोमीटर थिक अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम ज़मीन की सतह से ऊपर 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो ये सारे का सारा एरिया जो है वो किस में शामिल होता है, एटमॉस्फेयर में शामिल होता है। अब जो एटमॉस्फेयर का टोटल जो मास है उसमें हाफ जो मास है एटमॉस्फेयर का वो सिर्फ और सिर्फ 5.6 किलोमीटर तक है, यानी कि 1000 किलोमीटर ऊपर तक जितनी एटमॉस्फेयर में गैसेस वगैरह हैं सब कुछ है, उनमें से आधी गैसेस जो है वो 5.6 किलोमीटर एरिया तक बुलंद है। यानी कि ये देखें, अब डायग्राम को देखें कि ये जो सबसे नीचे देखें ये ज़मीन है, ठीक है, ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि ये ज़मीन है। अब ये ज़मीन के ऊपर इस तरीके से हम चलते जाएं, ये 400 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर, इससे आगे 600 और ऐड आपने करने हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये ट्रोपोस्फेयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर आती है, मीजोस्फेयर आती है, इसके बाद थर्मोस्फेयर आती है, और उसके बाद एक्सोस्फेयर आती है, और ये यहाँ से 1000 किलोमीटर ऊपर तक जाना है हमने। तो ये सारे का सारा हिस्सा जो है ये
कोई किसका है, ये सारे का सारा एटमॉस्फेयर है, ये सारी हवा है यहाँ पर। अभी लेकिन यहाँ पर जो 5.6 किलोमीटर था कि ये जहाँ पे आपको दिख रहे हैं लिडार, रडार, ऑप्टिकल, ये 5.6 किलोमीटर के एरिया, यहाँ पर 9 जो है ना वो हमारी हाफ ऑफ द एटमॉस्फेयर का मास सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से पर भी मुश्तमिल है। ये सारे का सारा ऊपर जो है वो बाकी जो है वो फिजा तक एटमॉस्फेयर का वैसे वॉल्यूम। अब रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। अब सनलाइट कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ वेवलेंथ। जो सूरज की रोशनी है उसमें बहुत सारी दूसरी जो है वो वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, तो सम ऑफ वेवलेंथ्स आर वेरी डेंजरस टू प्लांट एंड अर्थ। अब जो बहुत सारी जो उनमें से जो रेडिएशन सूरज से आती हैं उनमें से कुछ जो है वो प्लांट और एनिमल के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ कॉस्मिक रेज, हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जो एटमॉस्फेयर होती है इसका काम ही यही होता है, क्योंकि ये ज़मीन के इर्द गिर्द होती है, तो इसका ये काम होता है कि ये कॉस्मिक रेज और जितनी भी हार्मफुल रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करना। अब देखिए ये हमारे पास फर्ज करें सन है, ये एक छोटी सी एनिमेशन बनाई है मैंने आपको समझाने के लिए। ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो इस एटमॉस्फेयर में पकड़ी जाती है जो भी खतरनाक होती है, ठीक है। और जो भी जिसकी भी जो वेवलेंथ होती है वो ज़मीन के लिए बेनिफिशियल नहीं होती, तो वो एटमॉस्फेयर में ही ऊपर रह जाती है। अब ज़मीन तक सिर्फ और सिर्फ वो रेडिएशन पहुंच सकती है जो ज़मीन के लिए ज़रूरी है, और ये सारा काम जो है ये एटमॉस्फेयर खुद करती है, ठीक है। यानी कि ये एटमॉस्फेयर क्या करती है, सूरज से हार्मफुल रेडिएशन को रोक लेती है, जबकि जिन रेडिएशन की ज़मीन को ज़रूरत होती है वो ज़मीन तक आने देती है। अब एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर गैस कि एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेस है उनका क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट इस्तेमाल करते हैं। फिर जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो ज़मीन में नाइट्रोजन की मिकदार को फिक्स करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तीसरे वाटर जो वेपर्स होते हैं ये इनकी वजह से ज़मीन पर लाइफ मुमकिन है। और चौथा जो एटमॉस्फेयर जो होता है ये हीट मेनटेन करता है, ठीक है। इन्हीं एटमॉस्फेयर जो है वो ज़मीन की हीट भी मेनटेन करता है, क्योंकि ये कुछ रेडिएशन को आने देता है और कुछ को नहीं आने देता। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस है, उससे हम जो है वो एनिमल और जो इंसान जानवर जो है वो परिंदे वगैरह वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आता है हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट विच इंक्लूड ऑल वाटर बॉडीज। हाइड्रोस्फीयर ज़मीन का वो वाला हिस्सा होता है जिसमें सारी वाटर बॉडीज होती हैं, यानी कि जितना भी ज़मीन पर पानी है वो सारे का सारा हाइड्रोस्फीयर में काउंट होगा, ठीक है। अब हाइड्रोस्फीयर में ओशन एंड रिवर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम एंड लेक आ जाते हैं। उसके बाद पोलर आइस कैप्स यानी कि बर्फ़ जितनी भी ज़मीन पर जो है वो फ्रीज़ हुई है वो भी आ जाती है, क्योंकि वो भी तो बेसिकली वाटर ही है। और चौथे नंबर पर जो है वो हमारे पास वो ग्लेशियर आ जाते हैं। ये सारा हिस्सा हाइड्रोस्फीयर में आता है। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ओशन जो है, ओशन जो है तकरीबन जो ज़मीन पर जितना पानी है उसमें 97% जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओशन में पाया जाता है, और इसमें साल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है, और ये वाटर जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होता है, इंसान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब पोलर आइस कैप्स और जो ग्लेशियर है तकरीबन 2% पानी इनमें जो है वो कवर्ड है, 97% ओशन में और 2% ग्लेशियर और जो है आइस कैप्स जो है उनमें है। तो अब बाकी ये सारा जितना भी फ्रीज्ड एरिया 2% पानी जो है वो ज़मीन का इसमें है। अब फ्रेश वाटर हमारे पास कितना बचता है, फ्रेश वाटर हमारे पास तकरीबन 1% बचता है, ठीक है। उससे भी जो है वो कम हो जाता है क्योंकि कुछ पोल्यूशन भी उसको जो है वेस्ट कर देती है। तो इट इज़ ओनली 1% वाटर ऑफ द टोटल वाटर। फ्रेश वाटर में रिवर आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, लेक्स आ जाती है, झीलें जितनी भी आ जाती हैं, स्ट्रीम्स आती हैं और ग्राउंड वाटर आता है। ये सारे मिलाकर 1% जो है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर से मुराद ये कि जो इंसान इस्तेमाल कर सकता है। अब यूज़ हम किसके लिए करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए। जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो 69% हमें एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन पर इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जो है वो 23% इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और जो 8% है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में से जो है वो हमारे घरेलू यूज़ में आता है। अब आती है बारी लिथोस्फीयर की। अब लिथोस्फीयर क्या होती है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ रिज्ड रॉकी क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। लिथोस्फीयर जो है वो ज़मीन का वो हिस्सा होता है जो कि सारे का सारा सॉलिड है, चाहे वो चट्टानों वाला हो, चाहे वो मिट्टी वाला हो, चाहे वो जो है ना वो रेगिस्तान वगैरह हो। तो इट मेक्स मोस्ट ऑफ द अर्थ मास, जो ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा है जो है वो लिथोस्फीयर पर मुश्तमिल होता है।
ये देखें, ये ज़मीन है, ये इसका सॉलिड पार्ट है और ये तकरीबन 100 किलोमीटर डेप्थ तक जो है वो जाता है। तो ये ज़मीन है, तो ज़मीन में ये जो सॉलिड हिस्सा है ना सारे का सारा, वो सारे का सारा लिथोस्फीयर में आता है। अब कंपोजिशन लिथोस्फीयर की क्या है? लिथोस्फीयर में भी सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो 46.6% है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पर एलुमिनियम है, इनकी परसेंटेज आगे लिखी हुई, चौथे नंबर पर आयरन आ जाती है, पाँचवें नंबर पर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, इसी तरीके से पोटाशियम है, फिर मैग्नीशियम है, और फिर जो है वो टाइटेनियम आ गया, हाइड्रोजन और फास्फोरस मिलके 1% है, और ये कुछ ट्रेसिस एलिमेंट भी जो है वो पाए जाते हैं ज़मीन की जो है लिथोस्फीयर की क्रस्ट पार्ट में। अब आती है बारी आगे बायोस्फीयर की। अब बायोस्फीयर में हमने क्या देखना है? बायोस्फीयर में वो सारा पार्ट शामिल होगा, द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स द रीजन ऑफ अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ज़मीन का वो हिस्सा है, इन्वायरमेंट का वो हिस्सा है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, यानी कि जहाँ पर कोई भी एक भी जानदार रहता हो तो वो बायोस्फीयर के एरिए में आ जाता है। जैसा कि ये देखें कि पौधे हो गए, जानवर, आबी मखलूक, ये सारे के सारे, मछलियाँ वगैरह, परिंदे, तो सारे के सारे जो है वो किस में आ जाते हैं? बायोस्फीयर में ही सारे जानदार होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब कंपोनेंट्स की बात करें कि बायोस्फीयर का कंपोनेंट्स कौन सा है। सबसे पहले तो ये लोअर एटमॉस्फेयर है, यानी कि एटमॉस्फेयर का नीचे वाला हिस्सा है, तकरीबन 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक जो है वो ज़िंदगी मुमकिन होती है। उसके बाद ओशन भी इसमें आते हैं, रिवर इसमें आते हैं, लेक्स इसमें आती हैं, सॉइल्स भी आ जाती है, ज़मीन भी आ जाती है, और सॉलिड सेडिमेंट ये जो चट्टानें वगैरह आती है ये भी इसी में आ जाती हैं। तो दीज कंपोनेंट्स आर एक्टिवली इंटरचेंज मटेरियल विच ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सारे के सारे जो है वो बायोस्फीयर में मौजूद जो जानदार है ये एक दूसरे के साथ मटेरियल का तबादला करते हैं। जैसे कि पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम खुराक भी पौधों से हासिल करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है वो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है हमारा, वो पौधों के लिए जो है वो बड़ा अहम होता है। तो इस तरीके से जो माहौल के दरमियान जो है वो इन चीज़ों का आपस में तबादला होता रहता है, यानी कि जानदार आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ों का तबादला करते रहते हैं, मटीरियल का तबादला करते रहते हैं। अब आ जाती है बारी आगे एकोसिस्टम की। अब एकोसिस्टम क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर विच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी of organism and their interaction with the environment। तो एकोसिस्टम बायोस्फीयर का वो छोटा सा हिस्सा होता है जहां पर एनिमल्स जो है वो कम्युनिटी की शक्ल में रह रहे हो, यानी कि बहुत सारे एनिमल इकट्ठे रह रहे हों या कुछ एनिमल इकट्ठे रह रहे हो, तो वो बायोस्फीयर का उतना हिस्सा एकोसिस्टम कहलाता है। तो दिस इन्वायरमेंट इंक्लूड एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये देखिए, ये एकोसिस्टम है एक, ठीक है, वाटर पे जो है वो एनिमल्स रह रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जानदार वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह रह रहे हैं, सारे मिलकर एक एकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।